हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। क्या हो जब आप खुल करके कुछ बोल ना पाए, अगर आपके पास सरकार के खिलाफ कुछ कहने सुनने तक की आजादी ना हो, जबरन आपकी नसबंदी करवाई जाने लगे, अखबार में खबरें छपने से पहले ही उसको चेक कर लिया जाए और यहाँ तक कि आपकी जीने की आजादी भी खतरे में पड़ जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे देश की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारे पूर्वजों ने भुगता है, उन्होंने जिया है और उन काली रातों का जिक्र कर देने भर से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल देश में अक्सर कुछ लोग अघोषित आपातकाल की चर्चा खूब करते हैं। कुछ लोगों को भ्रामक खबरें फैलाने से रोकना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा लगता है। किसी को उसकी मनमानी से रोकना कुछ लोगों को अघोषित आपातकाल लगता है। किसी को अखबार का एजेंडा चलाने से रोकना कुछ लोगों को जो है सेंसरशिप नजर आती है। पर आपातकाल की कड़वी यादें इससे कई ज्यादा तल्ख है। 25 जून 1975 की काली रात, जब विपक्ष के नेता एक एक करके जेल में भरे जाने लगे। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव बिना किसी जुल्म के जेल में भेज दिए गए। जॉर्ज फर्नांडिस पर बड़ौदा जो है डायनामाइट वाला राजद्रोह का आरोप उन पे लगा। उनके लिए कहा गया कि रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए उन्होंने डायनामाइट की तस्करी की। इसके अलावा वीरेंद्र जयशाह, जे पारेख, प्रभुदास पटवारी, देवीदास गुर्जर और फर्नांडिस की करीबी दोस्त स्नेहलता को आरोपी बनाया गया। हालांकि स्नेहलता का नाम इस मामले में दायर फाइनल चार्जशीट में दाखिल नहीं किया गया। इसमें लता में बेंगलोर की जेल में उन्हें बेहद खराब हालत में रखा गया। वहां उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया। उनकी हालत बिगड़ने पर 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल से जेल से रिहा किया, लेकिन इसके महज 5 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उन्हें क्रोनिक अस्थमा और फेफड़ों में इन्फेक्शन था। स्नेहलता को आपातकाल की जो है पहली शहीद कहते हैं। इमरजेंसी के दौरान और डराने वाली घटनाएं भी हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर, तुर्कमान गेट के बाद से अवैध कब्जे को हटाने के नाम पर पुलिस ने यहां पर जाति की इंतहा की। कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई संजय गांधी की एक ख्वाहिश से। अप्रैल 1976 की शुरुआत में जगमोहन और संजय गांधी तुर्कमान गेट के दौरे पर गए। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि उस समय संजय ने इच्छा प्रकट की कि वो चाहते हैं कि उन्हें तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ नजर आए। जगमोहन ने संजय गांधी के इन शब्दों को आदेश के तौर पर लिया। तभी फैसला हो गया कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद के दृश्य को रोकने वाली हर एक चीज को मिटा दिया जाए। कुछ ही दिनों में तय हो गया कि यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को 20 मील दूर यमुना पार खाली पड़ी जमीन पर बसाया जाएगा। 13 अप्रैल से ये कार्रवाई शुरू होती है। 19 अप्रैल को वहां पर खेला गया आपातकाल का खूनी खेल। विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग पुलिस ने की, 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कहते हैं कि मौत का ये जो आंकड़ा है कई ज्यादा था, दिखाया कम गया। कहने की जरूरत नहीं है कि आपातकाल के उन दिनों में जोर से सांस लेने की भी आजादी नहीं थी। देश के डर के साए में जी रहा था। किसी को पता नहीं था कि कब और क्यों उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि देश में उस समय ऐसा क्या हो गया कि एक चुनी हुई सरकार ने अपने ही देश की जनता की उम्मीद और सपनों और उनके भविष्य को संगीनों में कैद किया। आपातकाल लगने से पहले देश का राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा था कि कांग्रेस के नेता इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा लगाते थे। संजय गांधी द्वारा 1970 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म करने और प्रीपर्स खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई। गरीबी हटाओ जैसे नारे के जरिए देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की हो गई। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही है जो गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। उस समय कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा 352 सीटें हासिल हुई। उस समय ये मैंडेट मिला कांग्रेस को। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीती। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता के तौर पे जाने जाते थे। उनकी इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वो कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते भी रहे।
वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। 12 जून 1975 को इस मामले का फैसला आया। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके किसी भी तरह के चुनाव लगाने पर रोक लगाई। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का भी रास्ता नहीं बचा। अब उनके पास पीएम की कुर्सी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत जरूर दी और नई व्यवस्था यानी कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्ते का समय जरूर दिया। उस समय की बात है। लेकिन इसके बदले इंदिरा गांधी ने किया क्या? उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए रास्ता चुना इमरजेंसी का, और उसके बाद जो कुछ हुआ हम आपको पहले बता चुके हैं। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच थी उसने फैसले पर हाई कोर्ट की आंशिक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने अंतरिम आदेश में कहा कि इंदिरा गांधी लोकसभा में सांसद के रूप में बनी रह सकती हैं, ये कहा गया, और वो सदन में उपस्थित भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती और ना ही वो बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग भी कर सकती हैं। उन्हें सांसद के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला टेक्निकली पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं था, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं थी। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरीके से रोक चाहती थी। और इसी उठापटक के बीच 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी रैली होती है। जेपी इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाते हैं और रामधारी सिंह दिनकर के एक अंश को पढ़ते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के साथ सत्ता के लिए देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया गया। अब जरा रुकिए, यहाँ ठहरिए। आज देश में कई लोग जिस अघोषित आपातकाल का जिक्र करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपातकाल की इस कहानी में सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। जरा सोचिए कि क्या वाकई देश में आज वैसा ही हो रहा है? आज जो लोग अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, शायद उस दौर में इतना कह देने भर से वो जेल भेज दिए जाते थे, लेकिन वो आजाद हैं। और यही बताता है कि देश में अमृतकाल ना सही, लेकिन आपातकाल तो बिल्कुल नहीं है।